नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका ट्यूटर दीपक इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे आबकारी आरक्षक के एमसीक्यूज़ की सीरीज़ की क्लास है। आज एक और कड़ी जोड़ते हुए टॉप 50 एमसीक्यूज़ हम करवा रहे हैं। 100 में क्लास लंबी हो जाती थी, शायद आपको देखने में भी थोड़ी प्रॉब्लम हो और पार्ट पार्ट में देखना पड़े, इसीलिए क्या है बैक टू बैक क्लास लेंगे, लेकिन क्वेश्चन की संख्या कम कर देंगे। 50 क्वेश्चन है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कल कुछ लोगों को डाउट था, जिसमें से एक ये था कि गोमर्दा अभ्यारण्य अब रायगढ़ की जगह कहाँ चले गया है? सारंगगढ़ बिलाईगढ़ में। ठीक है, गोमर्दा अभ्यारण्य अब कहाँ चले गया है? सारंगगढ़ बिलाईगढ़ में। दूसरा डाउट ये था कि सरबपुरी वंश के मुद्रा पर किस चीज का अंकन रहता है? तो मैं बता दूं, सरबपुरी वंश के सबसे प्रतापी राजा प्रसन्न मात्र थे, मल्हार की स्थापना की। इनकी मुद्रा पर शंख चक्र युक्त गरुड़ का चिन्ह रहता था, ठीक है, और जयराज की मुद्रा पर गजलक्ष्मी का चिन्ह रहता था। तो जो प्रतापी राजा है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो आपका प्रसन्न मात्र के मुद्रा पर गरुड़ चक्र शंख का चिन्ह रहता था, ठीक है, तो उसको लेना ज्यादा अप्रोप्रिएट है, आयोग ने भी लिया है। और जयराज में गजलक्ष्मी का चित्र रहता था, ठीक है। तो दोस्तों आज की ये सीरीज है ना, काफी अच्छी तैयारी होने वाली है आपकी योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस के साथ। बने रहिए योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। चलिए दोस्तों, आज की कार्रवाई प्रारंभ करते हैं। ठीक है, हिंदी के पहले 10 क्वेश्चन है। हिंदी में मूल स्वरों की संख्या कितनी है? ठीक है, हिंदी में मूल स्वरों की संख्या कितनी है? मूल स्वर वो मतलब दोस्तों जो बेसिक हैं और उन्हीं मूल स्वर से मिलके अन्य स्वर बने हैं। वैसे तो उच्चारण के आधार पर, ठीक है, उच्चारण के आधार पर हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? 11। 2 आगत स्वर है, अम और आहा, है ना, अगर उसको जोड़ दोगे तो हो जाता है 13। तो वैसे उच्चारण के आधार पर हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। ठीक, उच्चारण के आधार पर हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है और इसी को सबसे उपयुक्त माना जाता है। कई बार पूछा गया है कि लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या ज्यादा उपयुक्त है या उच्चारण के आधार पर? तो उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या ज्यादा उपयुक्त है और जो है 11। अब यहां बोला है मूल स्वरों की संख्या कितनी है, तो मूल स्वर केवल दोस्तों 4 हैं, है ना। मूल स्वर कौन से 4 हैं? छोटा आ, छोटा ई, छोटा ऊ और री री सी का। बाकी जो स्वर है वो इन्हीं से मिलके बने हैं। अब जैसे बड़ा आ बनाना है आपको, तो बड़ा आ बनाने के लिए क्या हो जाएगा? आ प्लस आ, ठीक है, आ प्लस आ, छोटा आ मिलके बड़ा। तो ऐसे ही बाकी के स्वर भी इसी से मिलके बनते हैं, है ना। ई और ऊ से मिलके ए बन जाता है, ठीक है। तो हिंदी में मूल स्वरों की, बेसिक स्वरों की संख्या कितनी है? 4। और हिंदी में उच्चारण के आधार पर स्वर कितने मान्य किए गए हैं? 11। चलिए, पहले का ऑप्शन हो गया बी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नासिक व्यंजन किसे कहते हैं? नासिक व्यंजन हर वर्ग का 5वां अक्षर, हर वर्ग का 5वां अक्षर क्या कहलाता है? नासिक व्यंजन। और इसी को क्या बोलते हैं? अनुनासिक, जिसमें हवा नाक से निकलती है, बिंदी लगता है, अनुनासिक बोलते हैं इसको। और इसी को बोलते हैं पंचमा अक्षर। क्या? पंचमा अक्षर, है ना। तो ये याद रखिएगा, नासिक व्यंजन, अनुनासिक और पंचमा अक्षर सब एक ही हैं। वर्ण का 5वां अक्षर होता है, जैसे क, ख, ग, घ, और क्या होगा? क, ख, ग, घ, अंगा, है ना। तो ये 5वां अक्षर ही को क्या बोल देंगे, है ना? नासिक के व्यंजन पंचमा अक्षर बोलेंगे। अब आप गंगा लिखते हो, गंगा, तो गंगा कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, ग आधा अंगा फिर गा। पर इसको हम लोग किसके रूप में निरूपित कर देते हैं? इसको हम लोग निरूपित कर देते हैं बिंदु के रूप में, गंगा। जैसे, है ना, संभव लिखो,
ठीक है। संभव लिखो, आधा म है, अब आधा म किस में आएगा, है ना, प फ ब भ म का आखिरी पांचवा अक्षर, तो यहां म की जगह क्या लगा देते हैं अपन, बिंदी लगाते हैं। ठीक है, म की जगह क्या लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, संभव। ठीक है, तो ऐसे ही बाकी शब्द भी बनते हैं। ठीक, तो याद रखिएगा जो पांचवा अक्षर होता है, क वर्ग में पांचवा अक्षर, फिर च वर्ग में पांचवा अक्षर, फिर ट वर्ग में, फिर त वर्ग में, फिर प वर्ग में, जितने भी वर्ग में पांचवा अक्षर आएगा उसको बोलेंगे पंचमा अक्षर, अनुनासिक और क्या, नासिक के व्यंजन। उस अक्षर का जहां उपयोग होता है, जहां आधा लिखा जाता है, उसके बदले क्या लगा देते हैं, बिंदी लगा देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। च वर्ग की ध्वनियां किस वर्ग में आती है, च वर्ग कहां से उच्चारण होता है, तो देखिए मैं बता चुका हूं, क कहां से होता है, कंठ से। च कहां से होता है, तालु से, है ना। क ख ग घ ङ च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ ण, ट ठ ड ढ ण, ये होता है मूर्धा से। ठीक है, उसके बाद ट ठ ड ढ न, उसके बाद त थ द ध न, त थ द ध न होता है दंत से, दंत से, है ना। और उसके बाद प फ ब भ म, प फ ब भ म किससे होता है, ओष्ठ से उच्चारण होता है। ठीक है, जब आप ये उच्चारण करते हो तो ये जो जगह लिखे हैं वही काम करते हैं। यहां से चालू करिए, कंठ से, कंठ से क से ऊपर आइए थोड़ा, तालु, है ना, ऊपर वाला हिस्सा। ठीक है, तालु, तालु में क्या होगा, च के बाद, तालु के बाद आएंगे मूर्धा, मूर्धा कहां, दांत के पीछे वाला हिस्सा, ऊपर मुंह में दांत के पीछे वाला हिस्सा, है ना, मूर्धा। तो ट ठ ड ढ न, जीभ वहीं टकराएगा मूर्धा में। फिर क्या आएगा, दांत, दांत में टकराएगा जीभ, त थ द ध न। फिर क्या, होठ, होठ टकराएगा, प फ ब भ म। तो इस हिसाब से च का उच्चारण वर्ग क्या हो गया दोस्तों, च का उच्चारण वर्ग हो गया तालु या तालव्य, है ना। क का हो जाता है कंठ, द का क्या, दंत का क्या होता है, दंत का होता है त वर्ग, है ना। दंतोष्ठ में एक ही आता है व और फ, व और फ का उच्चारण कहां होता है, दंतोष्ठ में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, कुसुमेशु, कई बार पूछा है, कुसुमेशु का पर्यायवाची शब्द क्या है, कुसुमेशु, कामदेव को बोलते हैं कुसुमेशु। ठीक है, मनमथ, मनोज, कामदेव, ठीक है, ये सब किसको बोलते हैं, कामदेव को, कुसुमेशु। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख ले, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, आपने पढ़ा है जो इंद्रियों को जीत जाता है वो इंद्रजीत कहलाता है, लेकिन जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो उसको बोलते हैं इंद्रियातीत। क्या बोलते हैं, इंद्रियातीत। ठीक है, अभी पूछा गया है ये एक आध दो एग्जाम में, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो वो इंद्रियातीत, और जो इंद्रियों को जीत ले वो क्या कहता है, इंद्रजीत। इंद्रजीत किसको कहते थे, मेघनाथ को कहते थे। ठीक है, चलिए ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों फटाक से, सच्चरित्र में कौन सी संधि है, तो आप इसको क्या करो, इसको आप लोग तोड़ दो, है ना। तो सच्चरित्र में सत धन क्या, चरित्र। ठीक है, तो यहां आधा आ रहा है, तो ये क्या हो गया, व्यंजन संधि हो गया, ये क्या हो गया, व्यंजन संधि हो गया। अगर मान लो इसको तोड़ते और त पूरा आता तो ये क्या हो जाता, स्वर संधि हो जाता। क्यों, क्योंकि इस त में क्या मिला हुआ है, अ मिला हुआ है। ठीक है, तो व्यंजन संधि, है ना, क्यों, क्योंकि आधा त है। सच्चरित्र में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि। आप तोड़ेगो तो क्या होगा, सत धन चरित्र, आधा त आएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है। बहुब्रीहि समास, 6 प्रकार के समास होते हैं, अवयवी भाव, कर्म धारय, बहुब्रीहि, द्वंद्व, द्विगु। ठीक है, चलिए हाँ 6 टाइप के। तो बहुब्रीहि समास का उदाहरण, बहुब्रीहि समास क्या करता है दोस्तों, कोई दूसरा अर्थ बताता है। क्या करता है, कोई दूसरा अर्थ बताता है। जैसे दशानन, दशानन लिख दिए, है ना, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा, जिसके 10 सिर हैं। तो 10 सिर किसका है, रावण का। तो दशानन 10 सिर वाले को ना बोल के सीधा रावण को बोल रहा है, दूसरा अर्थ बता रहा है। वैसे ही बहुब्रीहि समास क्या करता है, दूसरा अर्थ बताता है। जैसे चौराहा है, तो चौराहा कौन सा होगा, द्विगु होगा। क्या होगा, द्विगु समास। क्यों, गिनती वाला है, 4 रास्तों का समूह, चौराहा, द्विगु समास। नीलकमल, कर्मधाराय, कर्मधाराय क्यों होगा, कर्मधाराय क्यों होगा, यह बता रहा है ऐसा कमल जो नीला है ना,
उपमेय में उपमान हो रहा है, जैसा कमल जो नीला है तो कर्मधारा है। यथाशक्ति, यथाशक्ति क्या होगा? अव्ययी भाव होगा, अव्ययी भाव। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें अव्यय है, यथाशक्ति जो कभी नहीं बदलता है ना। अव्यय क्या होते हैं? अविकारी शब्द। पीतांबर होगा आपका बहुब्रीही, पीतांबर क्या होगा? बहुब्रीही। पीतांबर मतलब पीला वस्त्र धारण करने वाला, कोई भी आदमी हो सकता है, लेकिन हम पीतांबर का अर्थ क्या ले लेते हैं? भगवान विष्णु। तो यहां पीतांबर का अर्थ होता है पीला वस्त्र धारण करने वाला, लेकिन हम क्या समझ रहे हैं? भगवान विष्णु। तो कोई तीसरा अर्थ बताने वाला समास होता है बहुब्रीही समास, है ना। तुलना करने वाला, विशेषण बताने वाला, यह समास कौन सा होता है? कर्मधारय समास। ठीक है, जो चीज बदले ना, यथाशक्ति, प्रतिदिन, यह सब क्या होता है? अव्ययी भाव समास। गिनती वाला क्या होता है? द्विगु समास। दो समान पद वाले क्या होते हैं? भाई बहन, माता पिता, द्वंद्व समास। ठीक है, चलिए उसके बाद पूरी कारक रचना वाले कौन से समास होते हैं? कर्मधारय समास। ठीक है, तो यहां ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। इनमें से तत्सम शब्द नहीं है, तत्सम। ठीक है, तत्सम मतलब वो शब्द जो डायरेक्ट संस्कृत से हिंदी में आ गए हैं। तद्भव मतलब वो शब्द जो बदल के, संस्कृत से बदल के हिंदी में आए हैं। तो यहां संस्कृत से डायरेक्ट आने वाले शब्दों को पूछ रहा है। तो कर्पूर भी तत्सम है, दुग्ध भी तत्सम है, और अट्टालिका भी तत्सम है। अंगूठी तत्सम नहीं है, ये तद्भव शब्द है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी, क्योंकि अंगुष्ठिका होता है। फिर क्या होगा? अंगूठी का अंगुष्ठिका। अट्टालिका मतलब छत, दुग्ध मतलब दूध, कर्पूर मतलब कर्पूर, यहां कपूर लिख सकते हो। इसका तद्भव क्या होगा? कपूर, है ना। इसका तद्भव क्या होगा? दूध। इसका तद्भव क्या होगा? छत बोल सकते हो। ठीक है, और अंगूठी, अंगूठी ही बोलते हैं हिंदी में, लेकिन संस्कृत में अंगुष्ठिका बोलते हैं। तो ऑप्शन तत्सम शब्द क्या होगा? तत्सम शब्द नहीं है, ऑप्शन सी। ठीक है, जो पढ़ेगा वह पास होगा, कौन सा वाक्य है? अभी वाक्य वाला चैप्टर, वाक्य विचार वाला चैप्टर से हमेशा एक क्वेश्चन आ रहा है। रचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। ठीक है, ये बताए हैं अपन। चलिए, तो जो पढ़ेगा वो पास होगा, संकेत बता रहे हैं भैया, जो पढ़ेगा वही पास होगा। तो ये क्या होगा? संकेत सूचक वाक्य होगा। क्या होगा? संकेत सूचक वाक्य। ठीक है, संदेह वाचक वाक्य में क्या होगा? कि क्या पता वह पढ़े या पास हो जाए, मतलब संदेह है, अगर पढ़ेगा तभी पास होगा। ठीक है, उसके बाद विधि सूचक वाक्य में क्या होगा? विधि सूचक वाक्य में जैसे जो नियम कानून बताता है, जैसे आपका सत्य की हमेशा जीत होती है, एक विधि है। ठीक है, चलिए ये हो गया संकेत सूचक वाक्य है ये, है ना। शुद्ध वाक्य की पहचान करिए। उसने उसके गले में एक फूलों की माला डाली, गलत है। उसने उसके गले में फूलों की माला डाली, ये भी गलत है। उसने उसके गलों में माला डाली, ये भी गलत है। यहां सबसे अप्रोप्रिएट है उसने उसके गले में फूलों की एक माला डाली, एक माला डाले हैं। ठीक है, तो इतने में सबसे सही ऑप्शन डी है। इसको दोस्तों पहचानना पड़ेगा आपको, बोल के समझ के कि क्या सैद्धांतिक तौर पर कौन सा वाक्य सही हो सकता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन डी। अगला छत्तीसगढ़ी आ गया, चलो छत्तीसगढ़ी आ गया, अब इसको भी पढ़ लेते हैं, है ना। तो छत्तीसगढ़ में राजभाषा आयोग बना है ना मनहा। राजभाषा आयोग कब बना है ना मनहा? 28 नवंबर 2007 के। तो छत्तीसगढ़ी भाषा दिवस कब मना था? राजभाषा दिवस 28 नवंबर के, 28 नवंबर के मना था। ठीक है, 28 नवंबर के मना था हमन, है ना। तो ये पूछे जाते, कई गांव पूछ चुके हैं व्यापम हा कि छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया? 28 नवंबर 2007 को किया गया। राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 28 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कब बबा मरही त कब बरा चूरही, एलाऊ दूसरा तरीका से क्या बोलते? कब बबा मरही कब लाडू खाबो। मतलब अभी बाबा जिया थे, अब पता नहीं बाबा कब मरही त कब हमन ला लाडू मिलही या कब बरा मिलही। त मतलब कोई निश्चित नहीं है। त काम के अनिश्चितता बर, काम के अनिश्चितता बर कौन से कहावत ला की थे हमर छत्तीसगढ़ में की थे? कब गबा मरही त कब लाडू खाबो या कब बाबा मरही त कब बरा चूरही, है ना। त अब तोर घर वाले तुमन ला की पढ़ना रे तब पढ़ू ना, कब पढ़बे?
परीक्षा आही तब पढ़ूं, त माँ का की थे, दाई का की थे, हाँ कब बाबा मरही त कब लाड़ू खाबो, या कब बाबा मरही त कब बरा चूरही। ठीक है, अब मान ले तू मतलब कुछ काम की थे कि जाना रे कपरेटिल चावल ला दे, 3 महीना का चावल मिलत, 3 महीना का राशन हम मिलत है, जान कपरेटिल ला दे बेटा। हाउ जाहू ना, अभी 1 महीना समय है, जाहू ना अभी 1 महीना समय है। देखत देखत घर के चाउर सिरागे हैं, और तोला कहते छे जा बेटा चाउर ला दे रे, 3 महीना मिल ही रे है, तहाओ जाहू ना तही ला फिर माँ की ही, हाँ कब बाबा मरही त कब बरा चूरही, त कब जाबे त कब चाउर ला लाबे त कब हमन खाबो, कार्य के अनिश्चितता। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों चलो आगुक देखथन हमन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली पूछा तरी से अभी छत्तीसगढ़ भाषा फिर आगे, तो ये फिर थोकन इंपॉर्टेंट हो गए है ना, ये पूछ सकते। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में कौन कौन से भाषा केदे केदी कोती बोले जाते। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन ला बनाए तरीका में आप मतलब बताए हो, जिहा से पकड़ाते उहल पकड़ डरो। तो आप ला पता है कि हल्बी है दक्षिण छत्तीसगढ़ में, बस्तर में बस्तर के सबसे प्रमुख बोली का है जी, हल्बी है, हल्बी है। ठीक है, ओकर बाद सरगुजिया, मतलब सरगुजा कहाँ है जी, उत्तर में है, तो उत्तरी छत्तीसगढ़ में का चल दी, सरगुजिया चल दी। अब ओकर बाद पश्चिमी छत्तीसगढ़ में का चल ही, पश्चिमी छत्तीसगढ़ में चल ही आप मन के खलहाटी, है ना, राजनांदगांव पश्चिम साइड, पश्चिमी छत्तीसगढ़ में खलहाटी, और पूर्वी छत्तीसगढ़ रायगढ़ कोती का चल ही लरिया। तो ये छत्तीसगढ़ी भाषा है, ओकर रूप है जे उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम कोती बोले जाते। तो ये पूछते कि दक्षिण छत्तीसगढ़ में कौन से भाषा बोल ही, तो हल्बी, है ना, उत्तर छत्तीसगढ़ में कौन से भाषा बोल ही, सरगुजिया। ठीक है, ओकर बाद पूर्वी छत्तीसगढ़ में ये लरिया और खलहाटी ये प्रमुख है, पूर्वी छत्तीसगढ़ में का बोल ही, लरिया बोल ही है, पश्चिमी छत्तीसगढ़ में का बोल ही, खलहाटी बोल ही। तैला आप मतलब याद रखना है, तो ये हिसाब से एक ऑप्शन कौन से हो गए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ठीक है, पहली पूछा तरी से पीएससी में भी पूछे 2-3 घौले। ठीक, अगला है ना, लौहा लौहा में कौन से समास है, लौहा लौहा। ठीक है, तो द्विगु समास तो है नहीं, गिनती है नहीं, बहुब्री समास भी नहीं है, कोई तीसरा अर्थ भी नहीं बतावा थे हम, तत्पुरुष समास कारक रचना कार्य कारण परिणाम भी नहीं बतावा थे, बचिस का अव्ययी भाव, अव्ययी भाव कैसे हो गए सर यहाँ, तब भैया लौहा लेवा थे की थे। अब लौहा लेवा थे, चाहे वह बाबू लौहा लेवे चाहे नोनी लौहा लेवे, जो चीज लिंग वचन कार्य के अनुसार नहीं बदले उहिल की थे अव्ययी भाव समास। अब जिसे बोले प्रतिदिन, प्रतिदिन है ना, प्रतिदिन में कौन से समास है, अव्ययी भाव समास है। काबर, अब लड़का बर तको प्रतिदिन कीबे और लड़की बर तको प्रतिदिन कीबे। अब यथाशक्ति, यथाशक्ति भी कहा रे, यथाशक्ति भी अव्ययी भाव समास है, लड़का तको बोल ही यथाशक्ति कर हूं और लड़की तको बोल ही यथाशक्ति कर हूं। तो वो चीज अव्यय का होते जी, अव्यय होते अविकारी शब्द जो नहीं बदला, लिंग वचन काल के अनुसार नहीं बदला, तेला अविकारी शब्द अव्यय की थे। ठीक है, तो लौहा, अब लौहा बाबू लेवे या लौहा का नोनी लेवे, लौहा लेना मतलब जल्दी जल्दी करना, चलना वो बाजार जाबो, चलना वो बाजार जाबो, राह ना रे लौहा लेवा थस जाबो ना, ऐसे करके घर वाले चिल्लाते, हमको घर वाले मन चिल्लाते, अब बार बार जल्दी जल्दी करवे तेला किथे लौहा लेना, है ना। तो लौहा लेना कौन से समास है, अव्ययी भाव समास है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते, जुच्छा हाथ होना मुहावरे का अर्थ क्या है, जुच्छा हाथ होना, खाली हाथ होना, खाली हाथ होना का मतलब हमारे छत्तीसगढ़ी में किथे विधवा होना, है ना, जे महिला जे विवाहित स्त्री के, है ना, पति नहीं है, जेला डौका नहीं है की थे, ओला की थे जुच्छा हाथ होना, विधवा होना। ठीक है, चलिए जुच्छा हाथ होना मतलब विधवा होना, है ना। चाउर छींचना, कई गांव पूछे व्यापम में, आज भी लोग गलत कर देते, चाउर छींचना मतलब होते जादू करना, चाउर छींचना मतलब जादू करना, जादू आदू करके टोनहाक फेंक देते चाउर ला तोर ब्यारम तोर अंगना में, है तहन गाड़ी देवत निकलता, कौन है रे, है ना, फलाना फलाना हमारे घर में ऐसे कर दी वैसे कर दी, सोकर खटिया निकले ये निकले, तहन माई लोग इन मनल करहा बखान थे, है ना। तो चाउर छींचना मतलब क्या होते दोस्तों, जादू करना होते। ठीक है, ये सब पूछी। अब ये ले आगे भैया, डेयरी का अर्थ, डेयरी, अब ये डेयरी और दूध वाले डेयरी नो है रे भैया, ये हाथ वाले डेयरी है, डेयरी और जौनी, है ना, बोलते ना। अब स्कूल में कई जन गुरुजी रहा है, ये डेयरी हाथ से लिखा है और मारे तो कर नामे पड़ जाए डेढ़हत्ता गुरुजी, कौन गुरुजी, डेढ़हत्ता गुरुजी, है ना। तो डेयरी हाथ वाले, डेयरी हाथ वाले मतलब बाया, है ना, लेफ्ट हैंडी को बोलते हैं डेयरी। ठीक है, जो लेफ्ट हैंड से काम करता है, जैसे मैं हूं, मैं लेफ्ट हैंड से काम करता हूं, तो मैं क्या होऊंगा, डेढ़हत्था होऊंगा। डेयरी मतलब होगा बाया और जौनी मतलब होगा दाया। ठीक है,
लेफ्ट हैंड को का, लेफ्ट हैंड ला का बोली बाया, है ना, इही ला बोलते डेरी हाथ, डेरी हाथ मतलब लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, तैला बोली बाया, और जौनी हाथ, जौनी हाथ मतलब दाया साइड, ठीक है। चलो तो ये हो गए ऑप्शन बी, है ना। चलो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें विवाद हो जाइए अभी। छत्तीसगढ़ में कुल स्वरों की संख्या कितनी है? तब भैया देखो हिंदी में बताया हूं, उच्चारण के आधार पर 11 ठन स्वर होते जी, ठीक है, लेखन के आधार पर 13 ठन हो जाते हिंदी में। तो छत्तीसगढ़ में कुल स्वरों की संख्या एमे लेना है हमला नरेंद्र देव वर्मा के अनुसार, काकर के अनुसार, नरेंद्र देव वर्मा के अनुसार। तो नरेंद्र देव वर्मा जी कहे है कि छत्तीसगढ़ में 8 ठन स्वर होते, ये कई घाव एग्जाम्पल में पूछे। तो छत्तीसगढ़ में नरेंद्र देव वर्मा के अनुसार 8 ठन स्वर होते, है ना। व्यंजन कतका होते जी? नरेंद्र देव वर्मा के अनुसार व्यंजन होते 29 ठन, है ना, नरेंद्र देव वर्मा के अनुसार। लेकिन अव्यंजन ला जोड़बे तो छत्तीसगढ़ में कुल व्यंजन होते 35 ठन। छत्तीसगढ़ में कुल व्यंजन है 35, स्वर है नरेंद्र देव वर्मा के अनुसार 8, और व्यंजन है नरेंद्र देव वर्मा के अनुसार 29। लेकिन अउ आगत व्यंजन वेती वेती ला जोड़बे तो हो जाते 35। कुल व्यंजन बोली तो 35, नरेंद्र देव वर्मा बोली तो 29, नरेंद्र देव वर्मा स्वर बोली तो 8, तय में हो ही 8, ठीक है। चलो छत्तीसगढ़ की व्यंजनों की कुल संख्या कितनी? कतका भी बताया हूं, नरेंद्र देव वर्मा बोली 29, लेकिन कुल है कतका? 35। चलो अगला क्वेश्चन देख लेथन जी, अऊ का वांचे है ना। ओन्हारी से क्या आशय है? इला पूछते ओन्हारी, ओन्हारी मतलब का होते जी? छत्तीसगढ़िया में ओन्हारी मतलब होते आपके रबी फसल। रबी फसल ला का की थे? ओन्हारी, या रबी फसल के समय बोए वाले फसल ला ओन्हारी फसल की थे। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन आगे ये दे, लेवना छत्तीसगढ़ शब्द का आशय क्या है? लेवना शब्द काला की थे छत्तीसगढ़ी में? लेवना का मतलब का होते? लेवना का मतलब होते का मक्खन। ये पूछे है और एला बहुत कम जन जानते, है ना। दही बुलोथे तहां लेवना निकालते, लेवना गरम करते तहां घी निकालते, है ना। तो लेवना मतलब होते मक्खन छत्तीसगढ़िया में, ठीक है। चलो अब आगे दोस्तों छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी को टोटल 50 क्वेश्चन है, 10 हिंदी, 10 इंग्लिश और आपके बाकी छत्तीसगढ़ी। तो अब देखो बांध के नाम पूछे जाते दोस्तों, है ना। नदी के नाम के अनुसार बांध के नाम थोड़ा अलग रखे गए हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ की बांध परियोजना सुमेलित नहीं है? तो मैं बता देता हूं, देखो कोडार बांध ला बोलते शहीद वीर नारायण सिंह बांध, ये कहां है? महासमुंद में है, महासमुंद, है ना। कोडार बांध कोडार नदी में है, वो बांध के नाम का रखे हन हमन हा शहीद वीर नारायण सिंह बांध रखे हन, कहां है? महासमुंद में है, ठीक है। ओकर बाद गंगरेल बांध, गंगरेल बांध कहां है जी? महानदी में है, जातो ना घूमे बर, अंगार मोती दाइक मंदिर है ना। गंगरेल बांध महानदी में, ओकर नाम का रखे हन हमर रविशंकर जलाशय रखे हन, ये कहां है जी? धमतरी में है, ठीक है। ओकर बाद खूटा घाट बांध, खूटा घाट बांध ला का किथन? खूटा घाट, है ना, खूटा घाट बांध ला किथन? संजय गांधी बांध, राजीव गांधी बांध नहीं, संजय गांधी बांध, संजय गांधी बांध। और ये कहां है? ये है बिलासपुर में, संजय गांधी बांध बिलासपुर में। खूटा घाट खारंग संजय गांधी परियोजना, इसने पढ़ू तुमन। खूटा घाट बांध है, नदी कौन से है? खारंग है, नदी कौन से है? खारंग। खूटा घाट खारंग संजय गांधी परियोजना बिलासपुर में है ना। बिलासपुर जाथन ना हमन, जब जाथन कहां? हमन महामाया मंदिर जाथन, महामाया मंदिर ले थोका नऊ आघू कोती जाहू तो खूटा घाट बांध है, बढ़िया पिकनिक स्पॉट जिसे बने है। हमन 2-3 घाव गए हैं, हमू मन घूमे बार, वहीं में ले आप बड़े नहार निकले हैं जबरदस्त टाइप से, है। तो खूटा घाट बांध खारंग एकर नाम है, राजीव गांधी नहीं संजय गांधी परियोजना बिलासपुर में। अब राजीव गांधी परियोजना कौन से है? राजीव गांधी परियोजना है खुड़िया मनियारी परियोजना, खुड़िया बांध नदी मनियारी, खुड़िया बांध नदी मनियारी, और एकर नाम है दोस्त राजीव गांधी परियोजना। ये कहां है? ये है मुंगेली, मनियारी नदी मुंगेली। ये मनियारी नदी है मुंगेली और बिलासपुर के सीमा रेखा बनाते मनियारी नदी, ठीक है। अब देखो राजीव गांधी की ही तक खुड़िया मनियारी बोलू, राजीव गांधी खुड़िया मनियारी परियोजना, राजीव गांधी खूटा घाट खारंग परियोजना, संजय गांधी, ठीक है। यहां तक समझ में आगे।
ओकर बाद अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट मुडुम सिल्ली धमतरीम जाथन पिकनिक मनाए बर, इसे पहाड़ वहाड़ को तिल घूम के तहां नीचे उखथरथन मैदान है बढ़िया से, है ना। तब मुडुम सिल्ली जलाशय, एक नाम है बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जलाशय, ठीक है। और नदी कौन से जी, नदी पूछे रही इस पटवारी में, नदी कौन से है, सिलियारी नदी में हरे यहाँ, कौन से है, सिलियारी नदी में, ठीक है। सिलियारी नदी कहां, धमतरी, धमतरी सिलियारी नदी, सिलियारी नदी मुडुम सिल्ली बांध, नाम रख देहन बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, धमतरी में बहुत आजादी पर काम करे बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, ठीक है। कांडेल नहर सत्याग्रह में पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव, रेखा वाले, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, नच्छुदी जप्ताप, चारों जन रही से, ठीक है। तो ये मुडुम सिल्ली कहानी आओ सुन लो, ये एशिया के सबसे पहली साइफन बांध रही से, पूरा ब्रिटिश तकनीक में बने साइफन बांध, मतलब जैसे पानी बढ़ी तो खुद गेट खुल जाही, पानी कम हुई खुद गेट बल, ऑटोमेटिक बांध रही सो समय के, ठीक है। चलिए तत्का कन हो गए। अब ये तो ए में लिखा रिश्ते बांध मतलब तुमन पढ़ डरे हो। अब ए में सबसे बड़ी कौन से आऊ, मिनी माता, मिनी माता एला का बोलते हैं, हसदो बांगो बांध, हसदेव नदी पर है मिनी माता हसदो बांगो बांध, कोरबा में, ठीक है। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े जल विद्युत परियोजना है मिनी माता हसदो बांगो, 120 मेगावाट जल विद्युत बनते, 40 के 3 इकाई है, ठीक है। ओकर बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट केलो, केलो परियोजना रायगढ़ तेला कीथे दिलीप सिंह जुदेव परियोजना, केलो परियोजना रायगढ़ तेला कीथे दिलीप सिंह जुदेव परियोजना, ठीक है। ये भी हो गए, चलो यहां तक समझ में आ गए, हाँ हो गए। और एक चीज बता देता हूं भैया, खुड़िया राजीव गांधी बांध, खूटा घाट खारंग बांध और केलो दिलीप सिंह जुदेव बांध, ये 3 वृहद परियोजना है जे हा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में सम्मिलित है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का है दोस्तों, पूरे भारत के 99 टन बांध ला जोड़े है में, पूरा भारत के 99 टन बांध ला ले है, ते में छत्तीसगढ़ के 3 टन है, केलो दिलीप सिंह जुदेव परियोजना, खुड़िया मनियारी परियोजना, राजीव गांधी खूटा घाट खारन संजय गांधी परियोजना ला जोड़े है के में 99 परियोजना में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई के, ठीक है। तो कौन से सम्मिलित नहीं है जी, ऑप्शन सी सम्मिलित नहीं है। एक जन लड़का मन कह रही से सर बांध के बारे में बता दू, अतका मोर हिसाब से इनफ है, ठीक है। चलो आगे बढ़ लेथन हैं। ओकर बाद देखथन 1876 में दक्षिण बस्तर में हुए उस विद्रोह को पहचानिए जिसका प्रमुख कारण अंग्रेजों की ऑटोक्रेसी नीति और गोपीनाथ कापड़दास को दीवान बनाना था। तो दोस्तों ये देखो विद्रोह से ना क्वेश्चन आ रहा है और आएगा ही। अब 1876 में, 76 में क्या हुआ था आपका, 76 में हुआ था आपका मुड़िया विद्रोह, 76 में क्या हुआ था, मुड़िया विद्रोह। छिहत्तर में आपका हुआ था मुड़िया विद्रोह। कौन थे, झाड़ा सिरहा, झाड़ा सिरहा, ठीक है। कारण क्या था, है ना, ऑटोक्रेसी नीति और गोपीनाथ कपड़दास को दीवान बनाना। भूमकाल विद्रोह 1910, गुंडाधुर, कौन थे, गुंडाधुर। इनका कारण क्या था होने का, ठीक है, इनका कारण था कि वनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिए, शराब बनाने पर प्रतिबंध लगा दिए, तो आदिवासी लोग चिढ़ गए तो भूमकाल विद्रोह किए 1910 में। गुंडाधुर थे। कोई विद्रोह, कोई विद्रोह, कोई साल वृक्ष नहीं काटेगा, कोई साल वृक्ष नहीं काटेगा, है ना। तो ये कब होगा, कोई साल वृक्ष नहीं काटेगा, कौन, आपका कोई विद्रोह, ठीक है। साल वृक्ष की कटाई रोकने के लिए था। कब हुआ, 1859 में। कौन थे, नागुर दोरला, नागुर दोरला, ठीक है। उसके बाद लिंगागिरी विद्रोह, लिंगागिरी विद्रोह कोई विद्रोह के क्या होगा, पहले होगा, तो ये होगा 1856 में। कौन थे, धुरवाराम माड़िया, धुरवाराव माड़िया, ठीक है। ये विद्रोह क्यों हुआ भैया, लिंगागिरी बस्तर को अंग्रेजी साम्राज्य में शामिल कर रहे थे और बस्तर वासियों ने विरोध किया और क्या कराया, लिंगागिरी विद्रोह। क्या चलाया, धुरवाराव माड़िया ने चलाया लिंगागिरी विद्रोह, इनको फांसी दे दिया गया। लिंगागिरी विद्रोह को ही बस्तर का महान मुक्ति संग्राम कहा जाता है। क्यों, क्योंकि अंग्रेज शामिल करना चाह रहे थे, लोग शामिल होना नहीं चाह रहे थे। महान मुक्ति संग्राम, ठीक है।
ये है आपके ध्रुवाराव माड़िया, बस्तर के दूसरे शहीद, बस्तर के दूसरे शहीद है। बस्तर के पहले शहीद कौन है? परलकोट विद्रोह के नेता कौन? आपके परलकोट विद्रोह के नेता कौन थे जी? मैं भी नाम भूल जाता हूं यार। चलिए आएगा तो मैं बताऊंगा। चलिए, लिंगागिरी ध्रुवाराव बस्तर के दूसरे शहीद, एकदम दिमाग में नाम है लेकिन आ नहीं रहा, लिखा भी हूं मैं, खोज ही लेते हैं। परलकोट विद्रोह के नेता गेंद सिंह, है ना। गुंडाधुर और गेंद सिंह में आदमी कंफ्यूज हो जाता है। परलकोट विद्रोह कब हुआ था जी? परलकोट विद्रोह आपका, परलकोट विद्रोह हुआ था आपका 1825 में, ठीक है। गेंद सिंह को फांसी कब दिया गया? गेंद सिंह को फांसी दिया गया, गेंद सिंह को फांसी दिया गया 20 जनवरी। कब? 20 जनवरी। 20 जनवरी कब? 1825 को। ये कहलाते हैं बस्तर के प्रथम शहीद, ठीक है। ध्रुवाराव माड़िया बस्तर के दूसरे शहीद। लिंगागिरी विद्रोह क्यों हुआ? बस्तर को अंग्रेजी राज्य में शामिल ना करने के विरोध में, शामिल कर रहे थे उसके विरोध में हुआ कि मत करो, ठीक है। इतना हो गया। छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद किसको कहते हैं? शहीद वीर नारायण सिंह को। और छत्तीसगढ़ के अंतिम शहीद किसको कहते हैं? सुरेंद्र साय को। बस्तर के प्रथम शहीद गेंद सिंह, बस्तर के दूसरे शहीद ध्रुवाराव, ठीक है। चलिए यहां तक हो गया, आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन में छत्तीसगढ़ से निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने सक्रिय भाग लिया? ठीक है, तो याद रखिए परसराम सोनी तो है नहीं, ये किससे संबंधित है? रायपुर डायनामाइट केस से। किससे? रायपुर डायनामाइट केस से। सॉरी, रायपुर षड्यंत्र केस से हैं ये, है ना। परसराम सोनी कौन से केस से जुड़े हैं? रायपुर षड्यंत्र केस। कब? 1942 में। 1942 में। अब आपके भारत छोड़े आंदोलन में कौन गए? पंडित रविशंकर शुक्ल गए, घनश्याम सिंह गुप्त गए, बैरिस्टर छेदीलाल गए, और इनके साथ और कौन गए? इनके साथ गए यति यतन लाल, यति यतन लाल, ठीक है। उसके बाद कौन गए? महंत लक्ष्मी नारायण दास, लक्ष्मी नारायण दास गए, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन में पंडित रविशंकर शुक्ल, बैरिस्टर छेदीलाल, घनश्याम सिंह गुप्त, यति यतिन लाल और महंत लक्ष्मी नारायण दास गए। भारत छोड़ो आंदोलन जैसे ही 8 अगस्त को घोषणा हुई और 9 अगस्त को ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया, तो ये सब लोगों को, किनको? पंडित रविशंकर शुक्ल, बैरिस्टर छेदीलाल, घनश्याम सिंह गुप्त, यतन लाल और महंत लक्ष्मी नारायण दास को मलकानपुर के पास, है ना, मध्य प्रांत की सीमा में गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। ऑपरेशन जीरो आवर क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन के अनुसार भारत छोड़ो आंदोलन को 9 अगस्त रात में ही, है ना, पूरे बड़े नेताओं को क्या कर दिया गया? जेल में डाल दिया गया, आंदोलन को कमजोर करने के लिए। तब गांधी जी ने कहा करो या मरो, ठीक है। तो परसराम सोनी तो नहीं है, ये रायपुर षड्यंत्र केस से हैं। ये क्या करना चाहते थे? परसराम सोनी रायपुर षड्यंत्र केस में बम बनाना चाहते थे, है ना। रायपुर षड्यंत्र केस, परसराम सोनी बम बनाना चाहते थे। मुखबुरी कौन कर दिया? शिवनंदन प्रसाद मुखबुरी कर दिया और ये जेल चले गए। ऐसी एक है रायपुर डायनामाइट केस। रायपुर डायनामाइट केस, ये भी कब? 1942, है ना, 1942। इसमें क्या करने वाले थे? इसमें थे
बिलख नारायण अग्रवाल और ईश्वरी चंद शुक्ल रायपुर जेल के दीवार को डायनामाइट से उड़ाने वाले थे और जो भी बंदी थे उन लोग को रिहा करवाने वाले थे। तो इन्होंने डायनामाइट से उड़ाया तो सही दीवार, लेकिन रिहा नहीं करवा पाए और इसमें भी मुखबिरी कर दिया। किसने? अविनाश संग्राम ने। दोनों योजना में रायपुर संयंत्र केस 1942 ये भी है, बम बनाना चाहते थे परसराम सोनी। परसराम सोनी बम बनाने में, बंदूक बनाने में, बुलेट बनाने में, राइफल बनाने में बहुत उस्ताद थे, तो बम बना रहे थे। ठीक है, तो रायपुर संयंत्र केस बम बनाने से संबंधित परसराम सोनी मुखबिरी कर दिए सुखनंदन प्रसाद, शिवनंदन प्रसाद, और ये पकड़ा गए। रायपुर डायनामाइट केस क्या है? रायपुर जेल की दीवार को डायनामाइट से उड़ाना और जो हमारे क्रांतिकारी है उनको आजाद करवाना। डायनामाइट से उड़ाए तो सही, जबलपुर से डायनामाइट लेके आए थे, उड़ाए तो सही लेकिन आजाद नहीं करा पाए। मुखबिरी कौन कर दिया? अविनाश संग्राम कर दिए, है ना। रायपुर डायनामाइट केस में कौन है? बिलख नारायण अग्रवाल और ईश्वरी चरण शुक्ल। ठीक है, तो ये हो गया आपका दोनों। तो इसमें कौन भारत छोड़ो आंदोलन में थे? ये तीनों थे। इनको मलकानपुर के पास सबको गिरफ्तार कर लिया। ऑप्शन 1, 2, 3। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है बोल रहा है? छत्तीसगढ़ के पहले मराठा शासक थे बिंबाजी भोसले। बिल्कुल, इन्होंने प्रत्यक्ष मराठा शासन किया कब? 1778 से 1787 तक। ठीक है, हालांकि 1741 में भास्कर पंत ने रतनपुर को कब्जे में ले लिया था, लेकिन 41 से 58 तक कौन? रघुनाथ सिंह मराठों के अधीन पहले शासक और मोहन सिंह मराठों के अधीन दूसरे शासक थे। इन्होंने शासन किया। इनके मरने के बाद बिंबाजी भोसले बोले हम जाएंगे छत्तीसगढ़ में शासन करेंगे। 1758 में आए, 1787 तक शासन किया और छत्तीसगढ़ को काफी कुछ दिया। ठीक है, चलिए तो ये भी सही है। रतनपुर में राम टेकरी मंदिर का निर्माण रामचंद्र देव ने नहीं भैया, यही बिंबाजी भोसले ने, है ना। जस्ट आपके महामाया मंदिर के थोड़े से आगे पीछे में ही है राम टेकरी, पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर आप सीढ़ी चढ़ के जाओगे, राम टेकरी मंदिर है वहां पे, है ना। तो रतनपुर में राम टेकरी मंदिर का निर्माण बिंबाजी भोसले ने ही कराया। कौन कराए? बिंबाजी भोसले ने ही कराया है। ठीक है, तो इनमें असत्य क्या हो गया? ऑप्शन सी असत्य हो गया। राम टेकरी मंदिर का निर्माण बिंबाजी भोसले ने कराया है, पूछा गया है ये रतनपुर में। ठीक है, और राम टेकरी मंदिर के सामने आनंदी, उनकी जो बीबी थी आनंदी, है ना, वो बिंबाजी भोसले की मूर्ति बनाई है हाथ जोड़े हुए। ठीक है, राम टेकरी मंदिर के सामने ही बिंबाजी की हाथ जोड़ी हुई मूर्ति बनाई है उनकी बीबी ने। ठीक है, चलिए तो यहां हो गया ऑप्शन सी गलत है। राम टेकरी मंदिर का निर्माण बिंबाजी भोसले ने कराया। बाकी बिंबाजी भोसले पहले शासक थे प्रत्यक्ष और 1758 से 87 तक शासन किए। 87 के बाद वेंक्योजी भोसले शासन किए। उसके बाद आपका क्या हो गया? वेंक्योजी भोसले जो शासन किए वो सूबेदारी व्यवस्था में किए। उनके बाद आपके ब्रिटिश अधीक्षक नियुक्त किए गए। ब्रिटिश अधीक्षक के बाद आपके क्या? जिलेदार लोग नियुक्त किए गए। ठीक है, कहानी शॉर्ट में बता दिया। छत्तीसगढ़ के मराठा शासन में प्रथम एवं अंतिम सूबेदार में कौन सी जोड़ी सत्य है? कई बार पूछता था। छत्तीसगढ़ के प्रथम मराठा सूबेदार कौन थे? तो महिपत राव दिनकर, विठल राव दिनकर, भवानी कालू, केशव गोविंद, बीकाजी गोपाल, सखाराम हरि, सीताराम टटिया और यादराव दिवाकर। तो महिपत राव दिनकर पहले थे और यादराव दिवाकर सबसे बाद में थे। महिपत राव दिनकर पहले थे, यादराव दिवाकर सबसे बाद में थे। इसमें विठल राव दिनकर के बारे में भी पूछता है। ठीक है, विठल राव दिनकर ये क्या थे? ये परगना पद्धति के जन्मदाता थे, है ना। परगना पद्धति के जन्मदाता थे और परगना पद्धति का सूत्रधार बोलेगा, है ना। परगना पद्धति के जन्मदाता विठल राव दिनकर, परगना पद्धति के जन्मदाता विठल राव दिनकर और परगना पद्धति के सूत्रधार अगर ये बोलेगा तो इसमें आएगा बिंबाजी भोसले। बिंबाजी भोसले, ठीक है, बिंबाजी भोसले याद रखिए। विठल राव दिनकर, महिपत राव दिनकर के बाद आए विठल राव दिनकर। विठल राव दिनकर को कहा जाता है परगना पद्धति के जन्मदाता और परगना पद्धति के सूत्रधार कहा जाता है बिंबाजी भोसले को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां तक समझ में आ गया? निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी असत्य है? ठीक है,
अब सिपाही विद्रोह, रायपुर का सिपाही विद्रोह, हनुमान सिंह मंगल पांडे से प्रेरित होके, है ना, किसकी, सिडवेल की हत्या कर देते हैं। ठीक है ना, मेजर सिडवेल की हत्या कर देते हैं। कब? 19 जनवरी कब? 1858 को, 19 जनवरी 1858 को हनुमान सिंह से प्रेरित होकर, ठीक है, आपके कौन, सार्जेंट मैगजीन लश्कर से, भैंसवाड़ा राजपूत जाति के थे, मैगजीन लश्कर हनुमान सिंह मेजर सिडवेल की हत्या कर देते हैं 19 जनवरी 1858 को। यह रायपुर का सिपाही विद्रोह है। ठीक है, उसके बाद यह क्वेश्चन पूछा है 22 जनवरी को हनुमान सिंह तो फरार हो जाते, इनके 17 साथियों को क्या दे दिया जाता है? फांसी दे दिया जाता है सरेआम। ठीक है, 19 जनवरी को मार देते हैं किसको? सिडवेल को, मेजर सिडवेल को। ठीक है, मैगजीन लश्कर थे हनुमान सिंह, भैंसवाड़ा राजपूत जाति के, सिपाही विद्रोह रायपुर में, अब उसको मार दिए सिडवेल को। तो इसके 17 साथियों को, किसके? हनुमान सिंह के 17 साथियों को 22 जनवरी को फांसी दे दिया जाता है। यह डेट पूछा है व्यापम में एक बार। ठीक, उसके बाद बड़गढ़ की क्रांति में कौन से? अजीत सिंह और इनके पुत्र बलराम सिंह। बड़गढ़ की क्रांति, ठीक है, बड़गढ़ जमींदारी की क्रांति, अजीत सिंह और बलराम सिंह। अंग्रेजों की सहायता किसने की? रायगढ़ ने अजीत सिंह और बलराम सिंह को रायगढ़ के जमींदारों ने हरा दिया। फलस्वरूप बड़गढ़ की जमींदारी भी किसको दे दी गई? रायगढ़ को दे दी गई। ऐसा ही होता है ना, ऐसा ही होता है। डोंगरगढ़ में जमींदारों ने विद्रोह किया तो खैरागढ़ के जमींदार हरा दिए उनको अंग्रेज के साथ मिलके, और डोंगरगढ़ की जमींदारी किसको मिल गई? आपके खैरागढ़ वालों को मिल गई। तो भैया अपने लोग ही धोखा दे रहे, क्या कर लोगे? ठीक है, तो आपकी बड़गढ़ की क्रांति हुई थी 1833 में। 1833 में बड़गढ़ की क्रांति, अजीत सिंह, बलराम सिंह, इनको दमन किया कौन? रायगढ़ के जमींदारों ने। धमधा का गोंड विद्रोह सावंत भारती नहीं थे, गोंड राजा थे। कौन थे? गोंड राजा लोग किए थे। तो ये गलत है, आपका ऑप्शन होगा सी। संबलपुर का विद्रोह कौन किए थे? सुरेंद्र साय। संबलपुर का विद्रोह कौन किए थे? सुरेंद्र साय। कब? 1857 में, 1857 में। और इनकी मृत्यु हुई, इनको जेल में बंद करके रखे थे, इनकी मृत्यु हुई 1884 में। सुरेंद्र साय को क्या कहा जाता है? अंतिम शहीद, छत्तीसगढ़ का अंतिम शहीद कहा जाता है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद कौन? वीर नारायण सिंह को फांसी हुई 10 दिसंबर कब? 1857 को। ठीक है, अंतिम शहीद कौन कहे गए? सुरेंद्र साय। वैसे ही बस्तर के प्रथम शहीद कौन कहे गए? गेंद सिंह। कौन कहे गए? गेंद सिंह। उनको फांसी हुई थी 20 जनवरी, उनको फांसी हुई थी 20 जनवरी को, है ना, 1825 में। और बस्तर के दूसरे शहीद कौन कहे गए? बस्तर के दूसरे शहीद कहे गए धुरवाराम माड़िया। ठीक है, चलिए ये दोनों हो गया, कहानी खत्म इसकी भी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाक से। निम्नलिखित में से किस मेले का मांग पुन्नी मेले के नाम से जाना जाता है? किस मेले को? आपके राजिम मेले को मांग पुन्नी मेले के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये मांग पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक चलता है और इसी को बोलते हैं पुन्नी मेला। राजिम छत्तीसगढ़ का प्रयाग, छत्तीसगढ़ का गुप्त प्रयाग श्रीवरी नारायण। ठीक है, तो राजिम मेले को मांग पुन्नी मेला कहा जाता है। चलिए नीचे नदी और उसके उद्गम स्थान, आपको पता है कौन सी नदी कहां से निकलती है? जहां से समझ आ रहा है वहां से कर लो। मेरे को शिवनाथ का पता है, पाना बरस की पहाड़ी, अंबागढ़ चौकी। सर आप तो गढ़चिरौली बताए। नया उद्गम क्या कहा जाता है? गढ़चिरौली महाराष्ट्र में। ठीक है, लेकिन पहले कहा जाता था? पाना बरस की पहाड़ी, अंबागढ़ चौकी। तो अंबागढ़ चौकी महाराष्ट्र साइड का बॉर्डर है ना, और उसके जस्ट उस पार गढ़चिरौली लग जाता है। ठीक है, तो बोलते हैं भूकंप या किसी कारण इसका जो क्या है उद्गम है वो थोड़ा सा खिसक गया। तो शिवनाथ नदी पहले पढ़ते थे पाना बरस की पहाड़ी, अंबागढ़ चौकी, अभी पढ़ते गढ़चिरौली महाराष्ट्र से निकलती है। ठीक है, ईब नदी निकलती है जसपुर पंडरा पाट से। मनियारी नदी लोरमी पठार से। खारीन नदी पेटचुआ की पहाड़ी बालोद से। ठीक है, तो चलिए अब बना लीजिए पहले का तीन, दूसरे का भी, तीसरे का एक, ऑप्शन ए। आपको उद्गम याद रहना चाहिए। अब महानदी का बोलेगा तो सिहावा पर्वत से। ठीक है, उसके बाद इंद्रावती नदी उड़ीसा से। ठीक है, चलिए हसदेव नदी कहां से निकलेगी? कैमूर पहाड़ी से। ठीक है,
चलिए, तो ये हो गया आपका को सॉल्व, इसको जहां जैसा बनता है वैसे ही बना लेना। तमोरा जंगल सत्याग्रह में किसे डिक्टेटर नियुक्त किया गया? दो प्रमुख सत्याग्रह पढ़ते हो आप लोग, एक पढ़ते हो तमोरा सत्याग्रह और एक पढ़ते हो लभरा। ठीक है, मैं बता दूं कि हमारे राज्य में जितने भी जंगल सत्याग्रह हुए वो सब सविनय अवज्ञा आंदोलन के हिस्सा थे। ठीक है, सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह को छोड़कर बाकी जंगल सत्याग्रह हमारे किसके? सविनय अवज्ञा आंदोलन के ही हिस्सा थे। जंगल सत्याग्रह क्या हुआ? अंग्रेजों ने जंगल के उपयोग पर ग्रामीणों का प्रतिबंध लगा दिया कि जंगल में आप गाय नहीं चरा सकते, जंगल से लकड़ी नहीं ला सकते, जंगल का उपयोग नहीं कर सकते। तो इन्होंने जंगल के उपयोग के लिए सत्याग्रह किया, है ना। तो तमोरा सत्याग्रह में भी क्या हुआ? गांव की गाय जंगल में चरने लग गई और गाय को बंदी बना लिए कांजी हाउस में, गाय को छोड़े नहीं। तब जब तमोरा सत्याग्रह चालू हुआ तो रायपुर से किसको भेजे? शंकरलाल गनोदवाले को भेजे और यति अतललाल को भेजे। तो शंकरलाल गनोदवाले को कब? 10 सितंबर को क्या कर लिया गया? इनको गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, तो इसमें डिक्टेटर कौन हो गए? शंकरलाल गनोदवाले। प्रमुख नेता कौन थे? शंकरलाल गनोदवाले। तो इसी को हमने आंसर लिया है। तो मैं बता रहा था कौन सा? तमोरा सत्याग्रह। डेट पूछता है, तमोरा सत्याग्रह 9 सितंबर 1930, है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन के हिस्सा था। कहां है ये? महासमुंद में। एक पूछता है लभरा सत्याग्रह। लभरा सत्याग्रह ये कहां हुआ? 8 सितंबर 1930 को हुआ। ये भी कहां? महासमुंद में। ठीक है, तमोरा सत्याग्रह के नेता थे शंकरराव गनोदवाले, यति अतललाल। और लभरा सत्याग्रह के नेता थे कौन? अरिमर्दन गिरी। कौन? अरिमर्दन गिरी, गोंड राजा अरिमर्दन गिरी। गोंड जनजातियों का बहुत योगदान था लभरा सत्याग्रह में, ये पूछा जाता है। तो लभरा के नेता थे अरिमर्दन गिरी, तमोरा के सत्याग्रह थे यति अतललाल, शंकरराव गनोदवाले, जेल गए शंकरलाल गनोदवाले। ठीक है, चलिए, तमोरा 9 सितंबर, लभरा 8 सितंबर, दोनों महासमुंद में। अब इसी में एक और कहानी है। ठीक है, तमोरा सत्याग्रह में ही सबसे इंपॉर्टेंट बालिका दयावती का शौर्य। बालिका दयावती का शौर्य। अब ये क्या था जी? तमोरा सत्याग्रह में ही बालिका दयावती ने एसडीएम रैंक के ब्रिटिश अधिकारी को झापड़ मार दिया था। कितने ताकत की बात है कि उतने बड़े अधिकारी को छोटी सी बालिका ने तमोरा सत्याग्रह में, ब्रिटिश अधिकारी एसडीएम रैंक के, उसको झापड़ मार दिया। और ये तमोरा सत्याग्रह में ही बालिका दयावती का शौर्य प्रचलित है। ठीक है, चलिए यहां तक हो गया। अगला देख लेते हैं। इसमें भैया तमोरा और लभरा पूछता है। लभरा अरिमर्दन गिरी, तमोरा यति अतललाल, शंकरराव गनोदवाले। लभरा 8 सितंबर, तमोरा 9 सितंबर। ठीक है, चलिए दोस्तों, कैसे लग रही है ये सीरीज? आपको समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? जरूर बताइए। ठीक है, अगर आप आबकारी आरक्षक, एडीआई, प्रयोगशाला परिचारक, उसके बाद शिक्षक पात्रता परीक्षा, शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं या कोर्स के संबंध में जानकारी चाहते हैं तो संस्था के दिए गए मोबाइल नंबर पर एक बार संपर्क करिएगा। मैं यही बोलूंगा दोस्तों, जहां से भी तैयारी करिए दिल खोल के तैयारी करिए, बहुत पढ़िए। ठीक है, अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो एक बार संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप प्ले स्टोर से योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत लोग पूछते हैं कि सर इसका पीडीएफ कहां मिलेगा? तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस में भी मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो कैसी लगी दोस्तों? सीरीज कैसी लग रही है? इसमें क्या सुधार कर सकते, क्या नया कर सकते, जरूर कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद आप लोग बोलते थे कि बहुत लंबा क्लास है तो इसलिए 50 क्वेश्चन कर दिया गया। और मैं यही बोलना चाहूंगा, अगर क्लास लंबी है तो आप 2x फॉरवर्ड में सुना करिए। क्या है, उसमें थोड़ा जल्दी होगा। 3 घंटे की क्लास आपकी 1.5 घंटे में खत्म हो जाएगी। और हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक टॉपिक को कवर कराएं। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन लाने का मेरा सबसे बड़ा मोटो यही रहता है कि क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है, ये साथ में उस पूरे टॉपिक को भी हम क्या कर लें? रिवाइज कर लें। ठीक है, कई लोगों का कहना है कि सर कूट वाला क्वेश्चन। भैया, अगर आपका टॉपिक पूरा रिवाइज है तो वो लाइन से कितने भी कूट डाल दे, आप उसको कूट दोगे। समझ रहे हो? अगर आपका टॉपिक ही क्लियर नहीं है तो सिंगल लाइन भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, तो टॉपिक क्लियर करने पे बेसिक, आप अपना बेसिक क्लियर करिए, टॉपिक क्लियर करिए, कूट वाला हो कोई भी क्वेश्चन हो आपसे बन जाएगा। तो चलिए आगे की कार्रवाई चालू करते हैं। ये हो गया सत्याग्रह। ठीक, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित पर्यटन स्थल के बारे में कौन सा विकल्प असत्य है? छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में
कर्णेश्वर महादेव मंदिर है, गलत है। सिंहवासनी देवी का मंदिर कांकेर जिले में है, बिल्कुल सही, सिंहवासनी देवी का मंदिर कांकेर जिले में है। एशिया महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा कैथोलिक चर्च जसपुर में है, बिल्कुल सही। एशिया महाद्वीप का कुनकुरी, जसपुर कुनकुरी में सबसे बड़ा चर्च है, ठीक है। 7-8 दरवाजे हैं, बहुत अलग से उसकी क्या है, वास्तुकला है, ठीक है। हजरत मूसे खां दरगाह बिलासपुर रतनपुर में है, बिल्कुल सही है, ये भी सही, ये भी सही। अब आया छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में कर्णेश्वर महादेव मंदिर है, गरियाबंद में नहीं है भैया, कर्णेश्वर महादेव मंदिर है आपका धमतरी में। कहां है, धमतरी में, ठीक है। कर्णेश्वर महादेव मंदिर सिहावा धमतरी में है, कहां है, सिहावा धमतरी में। और इसी कर्णेश्वर महादेव मंदिर के पास एक तालाब है जिसमें नहाने से बोलते हैं कुष्ठ रोग का इलाज हो जाता है। कर्णेश्वर महादेव मंदिर को कौन बनाया, कर्णेश्वर महादेव मंदिर को बनाए हैं आपके कौन, सोमवंशी शासक। कौन, सोमवंशी शासक, सोमवंशी शासक बनाए हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका कर्णेश्वर महादेव मंदिर। सिंहवासनी देवी मंदिर कांकेर में है, बिल्कुल। एशिया महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा कैथोलिक चर्च आपका जसपुर कुनकुरी में है। हजरत मूसे खां की दरबार बिलासपुर में है, ठीक है। इसमें जो सिंहवासनी देवी मंदिर है वो कौन से उसमें है, गड़िया पहाड़, कांकेर जिले के गड़िया पहाड़ में है। किसमें, गड़िया पहाड़, पूछा है गड़िया पहाड़ कहां है, गड़िया पहाड़ कांकेर जिले में है। और यही गड़िया पहाड़ में सिंहवासनी देवी का मंदिर स्थित है। अब इसमें मैं बता देता हूं एक कुकुरदेव मंदिर, कौन सा, कुकुरदेव मंदिर, यह भी क्या है, शिव मंदिर है। कहां है, बालोद में। कुकुरदेव मंदिर शिव मंदिर है, कहां, बालोद में। शिव मंदिर के अंदर कुत्ते की भी मूर्ति रखी हुई है छोटी सी, है ना। कुकुरदेव मंदिर, कुकुरदेव मंदिर कहां, बालोद में। अब ये क्या है, स्मृति मंदिर है, ठीक है। बंजारा नामक साहूकार ने अपने, उसका बंजारा नामक साहूकार का कुत्ता जब मर गया तो अपने कुत्ते की याद में ये मंदिर बना है, कुकुरदेव मंदिर। और ये है शिव मंदिर, अंदर शिव भगवान के साथ कुत्ते की भी मूर्ति है, ठीक है। उसके बाद पूछा जाता है बहादुर कालीन की मचान, बहादुर कालीन की मचान एक ऐसे पत्थर है, पत्थर का सेट बना हुआ है, ठीक है। तो वो भी एक स्मृति स्मारक है। बहादुर कालीन की मचान कहां है, ये भी बालोद जिले में है, ठीक है। चलिए तो अभी इतना, चलो इसमें अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जितना डिस्कशन कर सकते हैं उतना अच्छा है। चलिए, छत्तीसगढ़ ऊर्जा संसाधन के विषय में निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है, ठीक, सत्य पूछ रहा है, सही बताना है। छत्तीसगढ़ की प्रथम ताप विद्युत संयंत्र कोरबा पूर्व था, बिल्कुल सही। छत्तीसगढ़ का प्रथम ताप विद्युत संयंत्र कोरबा पूर्व था, जो 1958 में बनाया गया था जापान के सहयोग से। किसके, जापान के सहयोग से। कोरबा पूर्व 1, कोरबा पूर्व 2, कोरबा पूर्व 3, 3 ठोक थे, तीनों को बंद कर दिया गया। सबसे पहले इसको बंद कर दिया गया, क्यों, डीकमीशन कर दिए, पुराना था। कोरबा 2 को भी बंद कर दिया, कोरबा 3 को भी बंद कर दिए। अभी कोरबा में कौन सा चल रहा है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी चल रहा है, ठीक है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ही चालू है कोरबा पूर्व में, है ना। और इसका नाम किसके नाम पर रखे हैं हम लोग, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उद्योग मंत्री के नाम पर। ये जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी विद्युत गृह है, इसको अवार्ड मिल चुका है, इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, ठीक है। चलिए, तो कोरबा पूर्व की स्थापना 58 में जापान के सहयोग से कर गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत संयंत्र, जिसको मड़वा तेंदुभाटा, कहां, जांजगीर चांपा में। मड़वा तेंदुभाटा ताप विद्युत संयंत्र, इसकी क्षमता कितनी है, 1000 मेगावाट। यहां 500 के 2 टरबाइन है, ठीक है। सीकासार जल विद्युत संयंत्र की कुल विद्युत क्षमता कितनी है, 7 मेगावाट, 3.5 के 2 टरबाइन है यहां, ठीक है। तो इसमें क्या है, सभी सही है, ठीक। तो ताप विद्युत संयंत्र कोरबा पूर्व की स्थापना 58 में जापान के सहयोग से। अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत संयंत्र मड़वा तेंदुभाटा, जांजगीर चांपा, ये यही नाम से पूछता है, मड़वा तेंदुभाटा कहां है, नाम है अटल बिहारी, जांजगीर चांपा में। कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 1000 मेगावाट, और यहां पे इकाई कितनी है, 500 की 2। सीकासार जल विद्युत परियोजना गरियाबंद पैरी नदी पर है, ठीक है, 7 मेगावाट, 3.5 की 2 इकाई है, कहां है, गरियाबंद पैरी नदी पर है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, तो इसमें सभी सही है। अब इसमें मैं कुछ और बता देता हूं आपको, ठीक है। छत्तीसगढ़ की पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी थी, छत्तीसगढ़ की प्रथम जल विद्युत परियोजना थी आपकी हसदो-बांगो मिनी माता परियोजना, ठीक है, हसदो-बांगो मिनी माता परियोजना। हसदो-बांगो मिनी माता परियोजना, यहां 120 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन होता है,
कितना, 40 का 3 इकाई है, ये पूछा जा चुका है। उसके बाद गंगरेल में, गंगरेल बांध, ठीक है, राजीव गांधी जलाशय, यहां 10 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है, 2.5 का 4 इकाई है। कितना, 2.5 का 4 इकाई है, ठीक है। चलिए, ये दोनों जल विद्युत, छत्तीसगढ़ की पहली और सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना मिनीमाता हसदो बांगो, है ना, बालको को पानी देता है ये, बालको को, ठीक है, सबसे ऊंचा बांध है इसी में, ठीक। 10 मेगावाट कहां होता है आपका, गंगरेल डैम में, 2.5 की 4 इकाई है, यहां 40 की 3 इकाई है। इसमें हो गया उपयोग, उपयुक्त सभी सही है। अगला क्वेश्चन, इस राज्य में केशकाल घाटी में स्थित सती मंदिर का अन्य नाम क्या है? ठीक है, आप जब घूमने गए होगे बस्तर तो गए होगे, जैसे ही केशकाल घाटी चलोगे तेलिन माता का मंदिर आता है ना। उस मंदिर की इतनी मान्यता है, जितने गाड़ी वाले हैं वो सब रुक के वहां नारियल चढ़ाते हैं। हमने भी रुका, नारियल चढ़ाया, प्रसाद खाया। अगर गाड़ी रुकती नहीं है तो चलती गाड़ी में वहां जो आदमी खड़ा रहता है उसको दे देते हैं नारियल प्रसाद की माता जी को अर्पित कर देना। एकदम घाट में है ये तेलिन माता का मंदिर, ठीक है। तो ये कहां है, केशकाल घाटी में। केशकाल घाटी को क्या कहते हैं, फूलों की घाटी। क्या, फूलों की घाटी। बहुत अच्छा मंदिर है तेलिन माता मंदिर, काफी मान्यता है ना। माता बहुत सुरक्षा पूर्वक घाट पार करा दे, इसलिए हर गाड़ी वाले यहाँ पे रुक के पूजा करते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक। किस जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से लौह निर्माण पर आधारित है? लोहे का काम, लोहे का काम करने वाली जनजाति है आपकी अगरिया। आग से लोहा जला गलाना किसकी, अगरिया। बैगा को क्या बोलते हैं, बैगा को बोलते हैं मेडिसिन मैन, मेडिसिन मैन ऑफ गोंड। बैगा गुनिया, इन लोग इलाज करते हैं, देसी इलाज करते हैं जड़ी बूटियों से। बैगा लोग किसका, गोंडों का इलाज करते थे, तो इनको कहते हैं क्या, मेडिसिन मैन ऑफ गोंड। और बता दूं, बैगा सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति, क्या, सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति है बैगा, है ना। और सर्वाधिक गोदना गुदाने वाली जनजाति है कमार। सर्वाधिक गोदना गुदवाने वाली जनजाति कौन सी है, कमार। यह पूछा गया है व्यापम में, सर्वाधिक गोदना गुदाने वाली कमार, सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति कौन, बैगा, ठीक है। चलिए यहां तक हो गया। अगरिया आग का काम करते हैं। कमार लोग क्या करते, कमार लोग बांस शिल्प, बांस का कलाकृति बनाते हैं, बांस शिल्प, बांस का बर्तन बनाते, किन लोग, कमार लोग, ठीक है। ये भी हो गया। अब इसमें यहां तक हो गया। चलो अगला देख लेते हैं, गौर नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है जी, गौर नृत्य। गौर नृत्य किया जाता है आपका माड़िया जनजाति द्वारा। किसके द्वारा, माड़िया जनजाति के द्वारा, ठीक है। वेरियल एल्विन ने विश्व का सबसे सुंदर नृत्य कहा है गौर नृत्य को। वेरियल एल्विन ने विश्व का सबसे सुंदर नृत्य कहा है गौर नृत्य को, ठीक है। माड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है, ठीक। कब किया जाता है, आषाढ़ माह में, मोस्टली आषाढ़ माह में। कब, रथ यात्रा और गोचा पर्व के दौरान। आषाढ़ माह में रथ यात्रा और गोचा पर्व के दौरान किया जाता है गौर नृत्य, ठीक है। चलिए इसमें क्या होता है, गौर नृत्य में बाइसन हार्न का या गौर का, गौर या बाइसन हार्न का सिंग पहन के, और ऐसे पूरा उसको क्या बोलते हैं जी, कौड़ी सिंग, और उसमें पूरा कौड़ी लगे रहता है, उसको पहन के नाचते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये विश्व का सबसे सुंदर नृत्य कहा है इसको वेरियल एल्विन ने, गौर नृत्य को माड़िया जनजाति करती है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, किसने रायपुर शहर में सत्याग्रह की स्थापना की? रायपुर में सत्याग्रह की स्थापना की पंडित सुंदरलाल शर्मा ने 1921 में। कौन सा, असहयोग आंदोलन के दौरान, असहयोग आंदोलन के दौरान सुंदरलाल शर्मा ने रायपुर में सत्याग्रह की आश्रम की स्थापना की 1921 में, असहयोग आंदोलन के दौरान। और यही धमतरी में सत्याग्रह, धमतरी में सत्याग्रह, सत्याग्रह आश्रम, ठीक है, कौन किए, सुंदरलाल शर्मा जी ने ही किया है। सुंदरलाल शर्मा जी ने ही किया है। कब, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। दो सत्याग्रह आश्रम, रायपुर का सत्याग्रह आश्रम बोलेगा तो सुंदरलाल शर्मा 1921 असहयोग आंदोलन में, धमतरी में सत्याग्रह आश्रम बोलेगा तो भी सुंदरलाल शर्मा जी 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, ठीक है। यहां तक हो गया। उसके बाद
खादी आश्रम, खादी आश्रम ये भी रायपुर में बना है। खादी आश्रम कब? 1921 में, है ना। कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन के दौरान। कौन किए हैं आपके किए हैं ठाकुर प्यारेलाल सिंह और कौन? वामन राव लाखे। ठीक है, 3 आश्रम पढ़ लिए। धमतरी में सत्याग्रह आश्रम, सुंदरलाल शर्मा 1930 में, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में। रायपुर में सत्याग्रह आश्रम, सुंदरलाल शर्मा 1921 में असहयोग आंदोलन में। असहयोग आंदोलन में रायपुर में खादी आश्रम बना। असहयोग आंदोलन में रायपुर में खादी आश्रम बना 1921 में, प्यारेलाल सिंह और वामन राव लाखे किए। यही असहयोग आंदोलन के दौरान नगर पालिका के जितने भी कर्मचारी उनको खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था रायपुर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, खूब तमाशा नामक काव्य ग्रंथ की रचना किसने की? खूब तमाशा, खूब तमाशा गोपाल मिश्र। कवि कौन? गोपाल मिश्र। ये किसके, है ना, ये किसके? राज सिंह के दरबारी कवि थे। किसके? राज सिंह के दरबारी कवि। कौन? गोपाल मिश्र। इनकी रचना थी खूब तमाशा। खूब तमाशा इसलिए फेमस है, इसी खूब तमाशा में इन्होंने व्यंग करके आलोचना की। किसकी? व्यंग करके आलोचना की औरंगजेब की। सोचो, औरंगजेब को इन्होंने आलोचना की व्यंग करके खूब तमाशा में। बहुत बड़ी बात है ना। बोल सकते हैं औरंगजेब को गाली दी इसी खूब तमाशा में गोपाल कवि ने। किसने? किसके दरबारी कवि थे? राज सिंह के दरबारी कवि थे। किसके दरबारी कवि थे? राज सिंह के। अब गोपाल मिश्र की और कविता देख लो भैया। कौन सा? सुदामा चरित्र। और ये क्या क्या लिखे हैं? सुदामा चरित्र, है ना। दूसरा रतनपुर महामात्य, रतनपुर महामात्य, महामात्य, है ना। जैमिनी अश्वमेघ। क्या? जैमिनी अश्वमेघ। ये सब पूछा हुआ है तभी बता रहा हूं। और रामायण प्रताप, ये आपको याद रखना है। गोपाल मिश्र राज सिंह के दरबारी कवि थे। खूब तमाशा बहुत पूछता है, औरंगजेब को निंदा की थी। अन्य है सुदामा चरित्र, रतनपुर महामात्य, जैमिनी अश्वमेघ और रामायण प्रताप। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रथम प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर कौन थे? महेंद्र बहादुर सिंह थे। छत्तीसगढ़ विधानसभा की पहली बैठक 14 दिसंबर 2000 को कहां चालू हुई? राजकुमार कॉलेज के जसपुर हॉल में। ठीक है, 19 तक चली, 6 दिन। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? देखिए कहानी बताता हूं भैया। प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है केंद्र में राष्ट्रपति, राज्य में राज्यपाल। प्रोटेम स्पीकर किसको बनाया जाता है? जो सबसे वरिष्ठ आदमी हो। कहां? सदन में। वरिष्ठ मतलब उम्र में नहीं, जो सबसे ज्यादा समय बिताया हो कार्यकाल के अनुसार। क्या होता है? स्पीकर का पद ऐसा पद है जो कभी खाली नहीं रहता। विधानसभा भंग हो गई तो जो पुराना स्पीकर है वो पद पर रहेगा। चुनाव होगा, चुनाव के बाद क्या होगा? जो सबसे वरिष्ठ आदमी है उसको राज्यपाल क्या कर देगा? प्रोटेम स्पीकर बना देगा। तो जो पुराना स्पीकर है वो पद किसको देगा? प्रोटेम स्पीकर को। क्यों? क्योंकि स्पीकर का पद कभी खाली नहीं रहेगा। पुराना स्पीकर, क्योंकि अब तो वो स्पीकर नहीं है, पद किसको देगा? प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर कौन? सबसे वरिष्ठ आदमी जिसको सबसे ज्यादा अनुभव हो, सदन का उम्र के हिसाब से नहीं, कार्यकाल के हिसाब से। अब उसको प्रोटेम स्पीकर को दे दिए। प्रोटेम स्पीकर को शपथ राज्यपाल ही दिलाएगा। सदन में कोई भी आदमी बिना शपथ लिए कोई काम नहीं कर सकता। सदन में कोई भी आदमी बिना शपथ लिए कोई काम नहीं कर सकता। प्रोटेम स्पीकर शपथ ले लिया, वो जितने नए विधायक हैं, जितने नए विधायक हैं सबको क्या करेगा? शपथ दिलवाएगा। ठीक है, अब सब लोग शपथ ले लिए तो अब वो काम कर सकते हैं। तो पूरे जो नए विधायक हो वो क्या करेंगे? अपने में से एक को क्या चुनेंगे? स्पीकर चुनेंगे। अपने में से एक को स्पीकर चुनेंगे। फिर प्रोटेम स्पीकर, स्पीकर का चुनाव करवाने के बाद अपना पद किसको? रियल स्पीकर को देके हट जाएगा। तो ये है कहानी। ठीक है, तो महेंद्र बहादुर सिंह थे पहले प्रोटेम स्पीकर। अगला, छत्तीसगढ़ भारत के कितने प्रतिशत टीन का उत्पादन करता है? बहुत पूछता है भैया। हम पूरे 100%। भारत पे, पूरे भारत में केवल टीन निकलता है कहां? छत्तीसगढ़ में, है ना। तो छत्तीसगढ़ भारत के पूरे 100% टीन का उत्पादन करता है। भंडार कितना है? भंडार जमीन के अंदर दबा हुआ भंडार कितना है हमारे यहाँ? 35.83% भंडार है। और उत्पादन कितना करते हैं हम लोग? उत्पादन पूरा 100% करते हैं। स्टीम एक सामरिक महत्व की धातु है ना, जो मजबूत और हल्की होती है। इससे वायुयान, रॉकेट, हथियार बनाए जाते हैं।
हमारे यहाँ टीन खोद के कौन निकालता है? CMDC। हमारे यहाँ लोहा कौन खोदता है? NMDC खोदता है। कोयला कौन खोदता है? SECL खोदता है। लेकिन टीन कौन खोदता है? CMDC, छत्तीसगढ़ राज्य मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन, ये टीन खोद के निकालता है। ठीक है, टीन 2 जिले में है, सुकमा और दंतेवाड़ा में ही बस टीन पाया जाता है। तो सुकमा में कहां कहां है? सुकमा में है आपका गोविंदपाल, चित्तरनार और तोंगपाल। ये पूछा जाता है, गोविंदपाल, चित्तरनार और तोंगपाल, ये सुकमा में है। दंतेवाड़ा में कहां टीन मिलेगा? दंतेवाड़ा में टीन मिलेगा कटे कल्याण। सर्वाधिक टीन कहां है? कटे कल्याण में है। और उसके बाद दूसरा जगह कौन सा है? टेकनार और पादापुर बचेली। टेकनार और बचेली। ठीक है, तो टीन से क्वेश्चन आते ही हैं। पूरे 100% टीन का उत्पादन हम कर रहे हैं। भंडारण 35.83%, उत्पादन पूरा 100 है। खोद के कौन निकाल रहा है? CMDC, छत्तीसगढ़ राज्य मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। सुकमा में कहा मिलता है? तोंगपाल, गोविंदपाल, चिंतलनार में। दंतेवाड़ा में कटे कल्याण में सर्वाधिक टीन है। टेकनार और आपका पदेपुर बचेली में। ठीक है, चलिए ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोंगरा बैराज कौन सी नदी पर है? मोंगरा बैराज आपका छोटा बांध है शिवनाथ नदी पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बस्तर अंचल की बोलियों में सम्मिलित नहीं है। बस्तर अंचल की बोलियों में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो बस्तर अंचल की बोली में सम्मिलित क्या नहीं है? सदरी। सदरी कहां बोली जाती है? सदरी बोली जाती है जसपुर क्षेत्र में। सदरी बोली जाती है जसपुर क्षेत्र में। ठीक है, और बस्तर अंचल की प्रमुख संपर्क बोली कौन सी है? हल्बी। बस्तर अंचल की प्रमुख संपर्क बोली कौन सी है? संपर्क बोली हल्बी। ठीक है, भतरी बोली जाती है। ठीक है, परधी, ये परधी है। भतरी और परधी दोनों बोली जाती है। ठीक है, जसपुर क्षेत्र में सदरी बोली जाती, तो ये नहीं है। ठीक है, उसके बाद दोरली भी बस्तर अंचल में बोली जाती है, और दोरली बोली जाती है सुकमा क्षेत्र में। कहां? सुकमा क्षेत्र में। दोरली सुकमा क्षेत्र में, सदरी जसपुर में, है ना। परधी और भरती बस्तर अंचल में। बस्तर अंचल की प्रमुख संपर्क बोली हल्बी है। ठीक, ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, लड़की द्वारा जबरदस्ती लड़के के घर जाके विवाह करने को क्या बोलते हैं? लड़की द्वारा जबरदस्ती लड़के के घर जाके विवाह करने को, तो इसको बोलते हैं ढुकू विवाह। ढुकू विवाह मतलब होता है हट विवाह। हट मतलब होता है जिद, कि मैं वही लड़का सन बिहाव कर हूं, है ना। मैं वही लड़का सन बिहाव कर हूं। तो ढुकी विवाह को हट विवाह कहते हैं। हट विवाह में लड़की जबरदस्ती लड़के के घर जाके विवाह कर लेती है। ठीक है, यहां तक हो गया। जबरदस्ती लड़के के घर जाके विवाह कर लेती है। पठौनी विवाह गोंड जनजाति में होता है। पठौनी विवाह गोंड जनजाति में होता है। इसका सबसे बड़ा बात क्या है? लड़की बारात लेके जाती है लड़के के घर, है ना। लड़की बारात लेके जाती है लड़के के घर। ठीक है, पैढुल विवाह ये सामान्य विवाह है, समस्त जनजाति में होता है, सभी जनजाति में। इसमें लड़का बारात लेके जाता है। क्या करता है? लड़का बारात लेके जाता है। ठीक है, पैडुल डडमरू, है ना, विवाह समस्त जनजाति में लड़का बारात लेके जाएगा। ढुकू विवाह, हट विवाह कौन सी जनजाति में? कोरवा जनजाति में। ठीक है, कोरवा जनजाति में ढुकू विवाह, हट विवाह, कोरवा जनजाति में लड़की जबरदस्ती लड़के के घर बारात लेके चले जाती है। पठौनी विवाह पठौनी विवाह ठहरेगा, गोंड जनजाति। ठीक है, लड़की बारात लेके जाती है। पैडुल में लड़का बारात लेके जाएगा, पठौनी में लड़की बारात लेके जाएगी। ढुकू में लड़की जबरदस्ती जाके शादी कर लेगी, है ना। तो जबरदस्ती शादी करना क्या? ढुकू विवाह। निम्न में से किस नृत्य के आरंभ में मेघनाथ खंभ स्थापित किया जाता है? मेघनाथ खंभ स्थापित किया जाता है थाप्टी नृत्य में। ठीक है, मेघनाथ खंभ स्थापित किया जाता है थाप्टी नृत्य में। कौन करता है? कोरकू जनजाति। कोरकू जनजाति करती है थाप्टी नृत्य। ठीक है, बैसाख माह में करती है ये। कौन सा? बैसाख माह। बैसाख माह में, है ना,
थाप्टी नृत्य कोरकू जनजाति करेगी, मेघनाथ खंब स्थापित करती है। ठीक है, मेघनाथ पर्व बैगा जनजाति वाले मनाते हैं, देख लीजिएगा। अर्जुन के पुत्र बब्रुवाहन की राजधानी क्या थी? अर्जुन के पुत्र बब्रुवाहन की राजधानी थी चित्रांगदपुर, जिसको वर्तमान में क्या बोलते हो आप लोग? सिरपुर। ये पूछा जाता है। अर्जुन के पुत्र बब्रुवाहन की राजधानी चित्रांगदपुर, जिसको वर्तमान में सिरपुर कहा जाता है। भांडेर को क्या कहा जाता है? आरंग। भांडेर को क्या कहा जाता है? आरंग। आरंग क्या है? मंदिरों की नगरी। और आरंग किसकी राजधानी थी? आरंग थी मोरध्वज की राजधानी। मोरध्वज की राजधानी थी आरंग। ठीक है, उसके बाद रतनपुर, मणिपुर। मणिपुर जिसको क्या कहते हैं? रतनपुर। ये किसकी राजधानी थी? ये थी ताम्रध्वज की राजधानी। ठीक है, ये पूछा जाता है। चित्रांगदपुर, सिरपुर अर्जुन के पुत्र बब्रुवाहन की राजधानी, भांडेर जिसको आरंग बोलते हैं मोरध्वज की राजधानी, मणिपुर जिसको रतनपुर बोलते हैं ताम्रध्वज की राजधानी, और दमाऊ दरहा। दमाऊ दरहा में क्या था? इसको बोलते हैं गूंजी तीर्थ। दमाऊ दरहा को क्या बोलते हैं? गूंजी तीर्थ, जांजगीर चांपा। यहां प्रथम देव क्या? ऋषभ देव। जैन आपके प्रथम जैनियों के गुरु क्या? ऋषभ देव। ऋषभ देव का उल्लेख है। ठीक है, उसके बाद खल्लार वाटिका, खल्लारी। यहां क्या है? भीम के पद के चिन्ह, लाक्षागृह, ये सब है। तो ये पूछा जाता है। खल्लार वाटिका, खल्लारी, महासमुंद, भीम के पद चिन्ह, लाक्षागृह है। दमऊ दरहा गुंजी में ऋषभ देव का उल्लेख है। चित्रांगदपुर, सिरपुर किसकी राजधानी? अर्जुन के पुत्र बब्रुवाहन की। भांडेर, आरंग मोरध्वज की राजधानी है। मणिपुर, रतनपुर ताम्रध्वज की राजधानी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बादल महल का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया था? बादल महल। बादल महल का निर्माण रतनपुर में किसके? राजा राज सिंह के द्वारा। ठीक है, राज सिंह के द्वारा क्या किया गया था? बादल महल का निर्माण कराया गया था। इनके दरबारी कवि थे गोपाल मिश्र। ठीक, इस राज्य में भूपाल देव के शासनकाल में 1842 से 63 में कौन सा विद्रोह हुआ? अब आप पढ़े हो 1842 में दो विद्रोह। एक होता है 1842, 1842 से आपका 1854 तक, 1842 से 1854 तक पड़ता है तारापुर विद्रोह, और 1842 से 1863 तक चलता है मेरिया विद्रोह। मेरिया विद्रोह के नेता थे हिड़मा माझी, है ना? हिड़मा माझी। मेरिया विद्रोह क्यों चलाया गया था? दंतेश्वरी मंदिर में नरबलि दे होती थी, उस नरबलि पर क्या कर दिए अंग्रेजों ने? प्रतिबंध लगा दिया। तो नरबलि रोकने के विरोध में क्या किया? आपके मेरिया विद्रोह। मेरिया कौन है? वो आदमी जिसकी बलि दी जा रही है। लिंगागिरी विद्रोह। लिंगागिरी विद्रोह आपका कब होगा? 1856। बस्तर का महान मुक्ति संग्राम। ठीक है, मुड़िया विद्रोह 1876। कौन? आपका झाड़ा सिरहा, ऑटोक्रेसी नीति के विरुद्ध। अभी पढ़े हैं सब, तो ऑप्शन होगा ऑप्शन आपका ए, मेरिया विद्रोह। मेरिया विद्रोह को तारापुर विद्रोह से इसलिए बाद में पढ़ते क्योंकि ये लंबे समय तक चला। ठीक है, ऑप्शन ए मेरिया विद्रोह। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से छत्तीसगढ़ों को 27 परगनों में विभाजित किया और गौटिया के पद को यथावत रखा। अभी पढ़ाया। छत्तीसगढ़ में परगना पद्धति के जन्मदाता कौन है? विट्ठलराव दिनकर। और परगना पद्धति के सूत्रधार कौन है? आपके बिंबाजी भोसले। तो परगना पद्धति के विट्ठलराव दिनकर ने कितना? छत्तीसगढ़ों को 27 परगनों में बांट दिया। अब कहानी सुनिए। कल्याण साय, कल्याण साय, इनको किसके? अकबर के दरबार में 8 साल रहना पड़ा था। ठीक है, जमाबंदी प्रणाली। कल्याण साय ने क्या चालू किया? जमाबंदी प्रणाली और गढ़ व्यवस्था। क्या? गढ़ व्यवस्था। ठीक है, तो इसी गढ़ व्यवस्था के अनुसार छत्तीसगढ़ों में छत्तीसगढ़ को बांटा गया। छत्तीसगढ़ों में छत्तीसगढ़ को बांटा गया किसके द्वारा? मिस्टर चिस्म के द्वारा। अंग्रेज अधिकारी मिस्टर चिस्म के द्वारा छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ों को बांटा गया। इन छत्तीसगढ़ों को, ठीक है, 27 परगनों में कौन बांटा? छत्तीसगढ़ के बाद क्या बना? 27 परगना बना। परगनों में कौन बांटा? विट्ठलराव दिनकर। कौन? विट्ठलराव दिनकर। अब ये 27 परगनों को 8 परगनों में कौन बांटा? 8 परगनों में बांटा एगेन्यू। एगेन्यू
कितने परगनों में बांटा? 8 परगनों में। और इसी 8 परगनों को लास्ट में कितना कर दिया? 9 परगना। सबसे लास्ट में बनने वाला परगना कौन सा था? बालोद था। पूरा कहानी बता दिया। ठीक है, छत्तीसगढ़ कैसे बना? कल्याण से आए थे गढ़ व्यवस्था और जमाबंदी प्रणाली के सूत्रधार। तो इसी गढ़ व्यवस्था के अनुसार छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ों में बांटा है मिस्टर चिस्म ने। इस छत्तीसगढ़ को, है ना, 27 परगनों में कौन बांटा? विट्ठल राव दिनकर। विट्ठल राव परगना पद्धति के क्या? जन्मदाता। सूत्रधार कौन है? बिंबाजी भोसले। 27 परगनों में बढ़ गया। इसी 27 परगनों को कौन? द्वितीय ब्रिटिश अधीक्षक कैप्टन एगेन्यू 27 से 8 परगना बना दिया। 8 के बाद एक और बाद में बनाया 9वां, कौन सा था? बालोद। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। ताहूतदारी प्रथा की शुरुआत किसने की? ताहूतदारी प्रथा की शुरुआत की कैप्टन सैंडिस ने, है ना। लोरमी और तरेंगा, लोरमी और तरेंगा 2 तालुका बनाए इन्होंने। ठीक है, चलिए इसमें और कौन से हैं? कैप्टन काफर्ड अंतिम, अंतिम क्या है ये? अंतिम आपके ब्रिटिश अधीक्षक है। उसके बाद एडमंड प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक है। एगेन्यू सबसे लंबे समय तक, सबसे लंबे समय तक चले हैं 18 से 25 तक, 1818 से 1825 तक कैप्टन एगेन्यू। इन्हीं ने 27 परगनों को 8 परगनों में विभाजित किया, राजधानी रायपुर ले आए। ठीक है, चलिए यहां तक हो गया, आगे बढ़ते हैं। कैप्टन सैंडिस ने क्या किया? डाक और तार व्यवस्था भी चालू किया, अंग्रेजी माध्यम बना दिया कामकाज का, और अंग्रेजी कैलेंडर चलाया कैप्टन सैंडिस। 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में अंतिम शहीद थे। अब मैं बताया अंतिम शहीद कौन थे? सुरेंद्र साय। प्रथम कौन थे? प्रथम थे वीर नारायण सिंह। 10 दिसंबर 1857 को फांसी। ये 1884 में मर गए जेल में, अंतिम शहीद। ठीक है, हनुमान सिंह छत्तीसगढ़ का, मंगल पांडे, ठाकुर प्यारेलाल अर्जुन, है ना, अर्जुन की संज्ञा दी गई। किसमें दी गई अर्जुन की संज्ञा? आपके सविनय अवज्ञा आंदोलन में। अगला क्वेश्चन, भूतेश्वर नाथ शिव मंदिर कहां है? बहुत फेमस है, बहुत से फेमस। अभी बहुत बड़ा पहाड़ है, पहाड़ जैसा शिवलिंग है, मतलब बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है, थोड़ा पत्थर का बड़ा पहाड़ जैसा ही है, वही है भूतेश्वर नाथ शिवलिंग गरियाबंद में। और बोलते हैं इसकी ऊंचाई बढ़ते जा रही है, अभी खूब फेमस हो रहा है, बहुत लोग जा रहे हैं भूतेश्वर नाथ शिवलिंग। अभी जब आपका वो आएगा सावन, तो यहां तो बहुत बड़ा भीड़ लगेगा, मेला लगेगा। ठीक है, तो बड़ा सा पहाड़ का टुकड़ा जैसा है, वही एकदम शिवलिंग के रूप में है, तो वही है भूतेश्वर नाथ शिवलिंग गरियाबंद में। ठीक है, खैरागढ़ रियासत में किस वंश का शासन था? खैरागढ़ रियासत में आपको पता है नाग वंश का शासक था। बैरागी वंश का शासक राजनांदगांव, बैरागी वंश का शासन राजनांदगांव और छुई खदान में। याद रखिएगा, ये पूछता है। रक्सेल वंश का शासन सरगुजा क्षेत्र, रक्सेल वंश का शासन सरगुजा क्षेत्र। नाग वंश का शासन खैरागढ़, खैरागढ़ क्षेत्र में था। यह पूछा है बैरागी वंशी शासन कहां था? राजनांदगांव, छुई खदान, रक्सेल, सरगुजा, नागवंश, खैरागढ़। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किसने मध्य प्रांत में विधानसभा में छत्तीसगढ़ के अलग राज्य बनाने की मांग की जो प्रथम विधायी प्रयास था? देखो भैया, प्रथम विधायी कानूनी प्रयास, प्रथम विधायी प्रयास। ठीक है, तो प्रथम विधायी प्रयास कौन किए थे? ठाकुर रामकृष्ण सिंह। कहां? मध्य प्रदेश के विधानसभा में प्रस्ताव रखे, मध्य प्रदेश के विधानसभा में प्रस्ताव रखे पृथक छत्तीसगढ़ बनाने के लिए। कब रखे ये? कब प्रस्ताव रखे? 1955 में। कब? 1955 में। ठीक है, मध्य प्रदेश विधानसभा में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग रखी ठाकुर रामकृष्ण सिंह ने। ठीक, चलिए यहां तक हो गया। उसके बाद खूबचंद बघेल ने क्या बनाया? खूबचंद बघेल ने 1956 में संस्था बनाई, क्या? छत्तीसगढ़ महासभा, छत्तीसगढ़ महासभा राजनांदगांव में। उसके बाद 1967 में एक संस्था बनाई, क्या? छत्तीसगढ़ भातृ संघ, छत्तीसगढ़ भातृ संघ। ठीक है, यह भी राजनांदगांव में। ये दोनों पूछता है छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किसने किया है? 1956 में आपके खूबचंद बघेल ने। छत्तीसगढ़ भातृ संघ का गठन कौन किया है? खूबचंद बघेल ने 1967 में। ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने भी एक संस्था बनाई
छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच, छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच, छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच कौन बनाए? ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ठीक है, कब? 1946 में। ये सब याद रखना है। पहला विधायी प्रयास किया था, ठीक है, ठाकुर रामकृष्ण सिंह। इनको विधान पुरुष कहा जाता है, ठाकुर रामकृष्ण सिंह को विधान पुरुष कहा जाता है। पहला विधायी प्रयास छत्तीसगढ़ अलग बनाने के लिए। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी को प्राचीन काल में हस्तुसोमा नदी के नाम से जाना जाता है? हस्तुसोमा नदी कहा जाता है हसदेव नदी को। कहा, किसको कहा जाता है? हसदेव नदी को। ठीक है, और ये कहां से निकलती है? देवगढ़ की पहाड़ी है ना, देवगढ़ कैमूर पहाड़ी कोरिया से। ठीक है, लीलागढ़ नदी को क्या कहा जाता है? नीडिला नदी। इसी के किनारे क्या है? मल्हार है। इंद्रावती नदी को क्या कहा जाता है? कनकनंदिनी। इंद्रावती को कनकनंदिनी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी जनजाति के द्वारा हनाला गट्टा, है ना, उड़सकल मृतक स्तंभ बनाया जाता है? मृतक स्तंभ कौन सी जनजाति गाड़ती है भैया? मृतक स्तंभ गाड़ती है ये वाला मृतक स्तंभ, हनाला गट्टा उड़सकल, हनाला गट्टा उड़सकल मृतक स्तंभ। माड़िया जनजाति करती है गौर नृत्य, और माड़िया जनजाति जंगल में झोपड़ी बना के रखती है, जंगल में पृथक झोपड़ी बनाकर रहती है, और इस झोपड़ी को क्या कहा जाता है? झोपड़ी को कहा जाता है सिहारी। यह भी पूछा गया है, कौन सी जनजाति जंगल में पृथक झोपड़ी बनाकर रहती है? माड़िया जनजाति जंगल में पृथक झोपड़ी बनाकर रहती है, और उस झोपड़ी को कहा जाता है सिहारी। और मृतक स्तंभ हनाला गट्टा है ना, उड़सकल कौन लगाता है? आपका माड़िया जनजाति लगाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन, बस्तर में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा एवं गोचा पर्व की शुरुआत निम्न में से किसने की थी? रथ यात्रा गोचा पर्व की शुरुआत पुरुषोत्तम देव ने की थी, है ना। बस्तर दशहरा की भी शुरुआत इसने की, रथ यात्रा गोचा पर्व की शुरुआत भी इसने की। इसको रथपति की उपाधि मिली है। रथपति की उपाधि कौन दिए थे? उड़ीसा के शासक, और उड़ीसा के शासक 16 पहियों का रथ इनको दिए थे उपहार में। पहले 16 पहियों का रथ इनको उड़ीसा के शासक ने दिया था, रथपति की उपाधि दी इन्होंने। इसी रथ से रथ यात्रा और गोचा पर्व और बस्तर के दशहरे का प्रारंभ किया। ठीक है, अन्नम देव काकती वंश के संस्थापक थे। ठीक, चलिए तो ये हो गया आपका ऑप्शन बी। कैसा लगा दोस्तों आज का क्वेश्चन? कैसा लगा आपको ये सीरीज? जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बने रहिए योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस के साथ। अगर कोर्स के संबंध में जानकारी चाहते हैं, एडीआई, आबकारी आरक्षक, शिक्षक पात्रता परीक्षा, शिक्षक भर्ती परीक्षा के संबंध के कोर्स के संबंध में जानकारी चाहते हैं, तो जरूर संस्था के नंबर में एक बार कॉल करके बातचीत करिए। ठीक है, कहीं से भी तैयारी करिए, लेकिन भरपूर तैयारी करिए और अपन यूट्यूब में धूम मचाते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, बने रहिए योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में।